हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 21 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से और टीम लर्निंग बुक की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। लर्निंग बुक की फैमिली इस समय 1 के होके और स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच चुकी है। साथ ही साथ हम आपको ये भी एश्योर कर देना चाहते हैं कि आपने जिस भरोसे के साथ लर्निंग बुक को सब्सक्राइब किया है, लर्निंग बुक की फैमिली में आप जिस भरोसे के साथ शामिल हुए हैं, हम आपके भरोसे पे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे और आने वाले समय में हम आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड और भी अच्छी क्वालिटी के वीडियो तथा और भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, पीएम केयर फंड ट्रस्ट से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? पीएम केयर फंड से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए टोटल 3100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है और इस 3100 करोड़ रुपए को 3 जगहों पे खर्च किया जाएगा। इसमें इस 3100 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वेंटिलेटर खरीदने के लिए। साथ ही साथ 1000 करोड़ रुपए प्रवासी श्रमिकों की देखभाल के लिए खर्च किए जाएंगे और 100 करोड़ रुपए कोविड-19 के टीके के विकास के समर्थन के लिए खर्च किए जाएंगे। ये पीएम केयर फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। क्या है कि जब देश कोविड-19 से लड़ाई कर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम केयर फंड की स्थापना की गई और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने स्वेच्छा के अनुसार पीएम केयर फंड में दान दें, जो कि कोविड-19 से लड़ाई के लिए सरकार उसका इस्तेमाल करेगी। लोगों ने इसको भरपूर सहयोग दिया और उसी से 3100 करोड़ रुपए अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा रिलीज किया गया, आवंटित किया गया कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए। पीएम केयर फंड के चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके तीन मेंबर हैं, वो हैं राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं तथा जे सुब्रमण्यम जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। पीएम केयर फंड में दी गई धनराशि 100% इनकम टैक्स फ्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के प्रभावी उपचार को खोजने में मदद करने के लिए WHO द्वारा शुरू किए गए वैश्विक सॉलिडेटरी परीक्षण से रोल फास्ट को ट्रैक किया। आईसीएमआर संस्थान का नाम बताइए जो भारत में परीक्षण के लिए राष्ट्रीय समन्वय स्थल के रूप में कार्य करता है। देखिए कि WHO ने एक पहल शुरू की जिसका नाम है सॉलिडेटरी परीक्षण। इसके अंतर्गत WHO ने विभिन्न देशों से अपील की कि वे जो है कोविड-19 के खिलाफ जो दवा का इस्तेमाल अपने वहाँ के पेशेंटों पर कर रहे हैं उसके बारे में वे WHO को बताएं और साथ ही साथ ये बताएं कि उस दवा से कितने लोग रिकवर हो रहे हैं और किस स्पीड से पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि WHO ने वैश्विक सॉलिडेटरी परीक्षण रोल फास्ट ट्रैक की शुरुआत की, एक पहल उन्होंने किया WHO द्वारा। इस पहल का उद्देश्य यह था कि वे पता लगा सकें कि पूरे विश्व के विभिन्न देशों में कोविड-19 के लिए जो दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है पेशेंटों पर वो कितना इफेक्टिव है। उसमें उन्होंने देशों से अपील की कि वे अपनी दवा के नाम के साथ साथ ये भी बताएं कि उस दवा से कितने पेशेंट रिकवर हो रहे हैं और किस स्पीड से रिकवर हो रहे हैं, जिससे इस पहल का उद्देश्य ये था कि जल्द से जल्द कोविड-19 के लिए प्रमाणिक ट्रीटमेंट का पता लगाया जा सके। इसी के लिए भारत के आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने NARI नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है कहा कि हमारी तरफ से जो ये कार्य करेगा वो नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके लिए संबंधित होगा इस कार्य के लिए वैश्विक सॉलिडेटरी परीक्षण के लिए। तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान ICMR द्वारा नियुक्त किया गया है कि वो WHO की वैश्विक पहल सॉलिडेटरी परीक्षण में भाग ले और WHO को अपने यहाँ हो रहे
ट्रीटमेंट के बारे में, उससे कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, हम कौन सी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में WHO को बताए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नया निकाय राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम स्थापित किया है। राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम किस निकाय के तत्वाधान में कार्य करेगा? राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम कार्य करेगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी, APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी के अधीन कार्य करेगा राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। केंद्र सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि हमारे देश से जो चावल का एक्सपोर्ट, चावल जो दूसरे देशों में भेजा जाता है, उसमें बढ़ावा मिल सके। हमारे देश द्वारा 2018-19 में कुल 7.77 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट किया गया था दूसरे देशों में, जिसमें से 4.72 बिलियन US$ बासमती राइस थी तथा 3.05 बिलियन डॉलर ये नॉन बासमती राइस थी। पूरे भारत में वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक राइस यानी कि चावल की पैदावार होती है। धान की सबसे अधिक पैदावार वेस्ट बंगाल में होती है और फिर नंबर 2 पे यूपी है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। और आपका एपीडा का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन तरुण बजाज हैं। एपीडा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत कार्य करता है, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की हमारे मंत्री निर्मला सीतारमन हैं। तो REPF किसके तत्वाधान में कार्य करेगा? ये एपीडा के तत्वाधान में कार्य करेगा। ये अभी नई संस्था का जो है नया निकाय बनाया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जिससे कि हम चावल के एक्सपोर्ट, कुछ अपने यहाँ जो चावल पैदा होता है उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति करने के लिए नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। देखिए, जल जीवन मिशन ये बेसिकली है आपका केंद्र सरकार की योजना। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 2024-25 तक देश के प्रत्येक घरों में टैप वाटर यानी कि सप्लाई का पानी देने की योजना की है 2024-25 तक। लेकिन भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, भारत की जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य, ये दोनों ने योजना ये बना ली है कि हम केंद्र की योजना से 2 साल पहले केंद्र ने 24-25 तक पहुंचाने की योजना बनाई है और जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा ने योजना बनाई कि हम 2025 तक ही सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति टैप वाटर से यानी कि सप्लाई वाटर से करा देंगे। जम्मू कश्मीर भारत की यूनियन टेरिटरी है तथा हरियाणा भारत का एक स्टेट है जिसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना है। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME निवेश और टर्नओवर के संदर्भ में के लिए निर्धारित नई परिभाषा के अनुसार मध्यम इकाइयों के लिए मापदंड क्या होगा? देखिए, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें इस क्वेश्चन में तो सिर्फ मध्यम यानी कि आपसे मीडियम का जो नई डेफिनेशन गवर्नमेंट द्वारा अभी बताई गई है उसके बारे में पूछा। मैं आपको अभी तीनों रिवाइज डेफिनेशन बता देता हूं कि किसको माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलेंगे, मतलब किस उद्योग को माइक्रो की कैटेगरी में रखा जाएगा, सूक्ष्म उद्योग, किसे लघु उद्योग बोला जाएगा, किसे मध्यम उद्योग बोला जाएगा। कोई उद्योग जो 1 करोड़ रुपए से कम के निवेश में शुरू किया गया हो तथा उसका टर्नओवर साल का 5 करोड़ रुपए है, उसे माइक्रो उद्योग बोलेंगे। जबकि पहले माइक्रो उद्योग की क्या परिभाषा थी? ये 25 लाख से कम में शुरू किया गया हो उसे माइक्रो उद्योग बोलते थे। फिर स्मॉल उद्योग किसे बोलेंगे यानी कि लघु उद्योग किसे बोलेंगे? लघु उद्योग उसे बोलेंगे जो 10 करोड़ रुपए से कम
के निवेश में शुरू किया गया हो तथा उसका साल का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए हो। मीडियम यानी कि मध्यम उद्योग किसे बोलेंगे? मध्यम उद्योग उसे बोलेंगे जो 20 करोड़ से कम की निवेश में शुरू किया गया हो तथा 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर उसका पूरे साल के दौरान हो। अब ये क्या है कि इन्होंने पहले के कंपेयर में जो धनराशि थी, यानी कि पहले सूक्ष्म उद्योग के लिए 25 लाख था, मिनिमम 25 लाख, अभी मिनिमम 1 करोड़ कर दिया है। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को अधिक फ़ायदा मिलेगा। जैसे जो माइक्रो सूक्ष्म उद्योग के लिए जो स्कीमें आएंगी वो पहले 25 लाख तक के उद्योग उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन अभी क्या है, रिवाइज्ड स्कीम में 1 करोड़ के निवेश के उद्योग को भी सूक्ष्म उद्योग माना गया, तो अधिक उद्योग माइक्रो स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। यहाँ पे मध्यम इकाइयों के लिए मापदंड पूछा गया है, तो मध्यम इकाई के लिए मापदंड है वो ये है कि 20 करोड़ का निवेश हो और साल भर का टर्नओवर 100 करोड़ तक हो, तो उसे मध्यम इकाई माना जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को समपार्श्विक मुक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन की कितनी राशि देने की घोषणा की? इसको अगर सिंपल टर्म में समझें तो सीधे सीधे ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुल 3 लाख करोड़ रुपए दिया गया है किसी भी मतलब गारंटी के लोन बांटने के लिए। जैसे बैंकें जब लोन देती हैं तो वो कुछ गारंटी लेती हैं कि आप हमारे लोन को रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को 3 लाख करोड़ रुपए जारी किया है कि वो इस रुपए को बिना किसी गारंटी के लोगों को लोन में दें, जिससे लोग उसे अपने उद्योग में लगा सकें और फिर उससे अर्न करके वो बैंकों का पैसा वापस करेंगे। निर्मला सीतारमण के इस घोषणा के बाद से देश के कुल 45 लाख एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत WHO द्वारा निर्धारित वैश्विक पोषण लक्ष्यों को हासिल न कर पाने वाले 88 देशों में शामिल है। किस वर्ष तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को हासिल करने की समय सीमा WHO द्वारा रखी गई है? WHO द्वारा वैश्विक पोषण लक्ष्य को हासिल करने की जो समय सीमा है ये है वर्ष 2025। पूरे विश्व को कुपोषण मुक्त होने के लिए WHO ने एक समय सीमा रखी थी और विश्व के सरकारों से, मतलब विश्व के विभिन्न देश की सरकारों से ये अपील की थी कि वो इसके लिए काम करें ताकि 2025 तक पूरा विश्व कुपोषण मुक्त हो जाए, माल न्यूट्रिशन मुक्त हो जाए। लेकिन इस अभी हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के 88 देश 2025 तक माल न्यूट्रिशन कुपोषण से मुक्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें यही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि किस वर्ष तक वैश्विक पोषण लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा रखी गई है WHO द्वारा। ये वर्ष है 2025। भारत 2025 तक कुपोषण मुक्त होता नहीं दिखाई दे रहा है WHO के अनुसार। वैसे भी हमारी जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में रैंकिंग है 2019 में वो बहुत ही ख़राब थी, ये 102 थी, यानी कि टोटल 117 कंट्रियों की वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में रैंकिंग निकली थी कि पूरे विश्व में जो किस देश में कितनी अधिक भुखमरी है। तो उसमें भारत की कंडीशन मतलब कि ख़राब कही जाएगी, क्योंकि 117 देशों में जो 117वां देश है उसकी सबसे ख़राब स्थिति है भुखमरी के लिए। वहाँ पे सबसे अधिक लोग भुखमरी का शिकार हैं और भारत की 117 देशों में से 102वीं रैंक थी पिछले साल 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अनुसार 2015 से 2020 में वन हानि दर 2010 से 2015 में 12 मिलियन हेक्टेयर से 10 मिलियन हेक्टेयर घट गई है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 को जारी किया। फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट को 2020 में जारी किया है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। देखिए क्या है कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की
उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 2015 से 20 के बीच में जो है 2010 से 15 के बीच में कंपेयर किया गया। 2010 से 15 के बीच में कुल पूरे विश्व में 12 मिलियन हेक्टेयर की वन जो है 12 मिलियन हेक्टेयर का वन फॉरेस्ट घट गया था, कम हो गया था। 12 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र में हानि दर्ज की गई थी, जबकि 2015 से 2020 के बीच में ये हानि 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई, यानी कि 2 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई 2015 से 20 के बीच में। जब हम इसको कंपेयर करते हैं 2010 से 15 को, मतलब 10 से 15 5 साल, 15 से 20 5 साल, तो 10 से 15 में जो फॉरेस्ट की हानि हुई थी, जो फॉरेस्ट लॉस हुआ था, जो वन में कमी आई थी, वो थी कुल 12 मिलियन हेक्टेयर, जबकि जो 2015 से 20 में जो कमी आई है ये 10 मिलियन हेक्टेयर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ देशों में वनों की कटाई में कमी आ गई, वनीकरण यानी कि लोगों द्वारा पेड़ प्लांटेशन किया जाने लगा, वनों का प्राकृतिक विस्तार भी हुआ। जब वनों की कटाई में कमी आई तो वन अपने आप प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से बढ़े। इसी वजह से कुल 2 मिलियन हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई 2015 से 2020 के बीच में। अगर इस रिपोर्ट को और एलोबरेट करें तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वन नष्ट हुए वो नष्ट हुए अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा वन नष्ट हुए अफ्रीका में, और उसके बाद जो नंबर 2 पे वन नष्ट हुए वो अमेरिका में नष्ट हुआ। अगर हम देखेंगे कि वन कहाँ पे सबसे अधिक उच्च लाभ में रहे, कहाँ पे सबसे अधिक वन लगे, यानी कि सबसे अधिक प्लांटेशन कहाँ किया गया, किस एरिया में, तो ये पूरे एशिया में सबसे अधिक प्लांटेशन किया गया। साथ ही साथ ओरेशिया इसमें दूसरे नंबर पे था। ओरेशिया भी एक क्षेत्र है जैसे एशिया, एशिया में टोटल 49 कंट्री हैं, ओरेशिया भी उसी तरीके का क्षेत्र है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी जैसे देश शामिल हैं। तो सबसे अधिक उच्च वन का लाभ हुआ एशिया में, दूसरे नंबर पे ओनेशिया में। अगर हम नेट वन का नष्ट होने के संदर्भ में देखेंगे सबसे अधिक वन नष्ट कहाँ हुए, तो ये हुए अफ्रीका में, और दूसरे नंबर पे साउथ अमेरिका में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई 2020 में। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के किस क्षेत्र में 2010 से 2020 में वन तेजी से नष्ट की सबसे बड़ी वार्षिक है? देखिए अभी यही इसका डिस्कशन हो चुका है कि सबसे ज़्यादा तेजी से वन नष्ट हुआ अफ्रीका में पिछले 10 सालों में, और सबसे अधिक अगर आप सबसे देखेंगे कि वनों का उच्च लाभ किस क्षेत्र में हुआ, तो एशिया में सबसे अधिक वन का लाभ हुआ। दूसरे नंबर पे ओरेशिया क्षेत्र था। इसका डिस्कशन अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसने आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मतिर स्मृति योजना की शुरुआत की है। देखिए मतिर ये एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी। मतिर का मतलब बंगाल में हिंदी में क्या होता है? मतिर एक बंगाली शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है मिट्टी। मतिर स्मृति, अब तो नाम से ही आप पकड़ लेंगे कि ये वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल के सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत इन्होंने 6 जिलों में जो बंजर ज़मीन है, जिस ज़मीन पे कुछ भी उपजता नहीं उसे बंजर ज़मीन बोलते हैं, इसमें 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करेंगे ताकि उस पर कुछ उपज की जा सके। उसको मतलब फिर से बंजर से हरी भरी भूमि बनाई जाएगी और फिर से इस पर खेती करने योग्य बनाया जाएगा, जो कि वेस्ट बंगाल के इकोनॉमी में हेल्प करेगा। वहाँ पे उपज होगी तो उसको मार्केट से में आएगा और फिर उससे जो भी धन का लाभ होगा वेस्ट बंगाल को, उससे वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का संयुक्त राष्ट्र का क्या अनुमान है?
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि का संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमान लगाया गया है ये 1.2 है। देखिए अभी ये हाल में ही लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र की दो इनकी एजेंसियां हैं, इनकी सहयोगी एजेंसियां हैं दो। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स, WESP, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स। इसने फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2020-21 में 1.2% का अनुमान भारत की GDP के लिए लगाया है। जबकि यूनाइटेड नेशन की ही एक दूसरी एजेंसी है, इनकी हेल्पिंग एजेंसी जो दूसरी है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। इसने यानी ESCAP द्वारा जो भारत की GDP का अनुमान लगाया गया है ये है 4.8% 2020-21 के लिए। तो यूनाइटेड नेशन की दो अलग अलग एजेंसियों ने भारत के लिए दो अलग अलग अनुमान लगाए हैं, और जितने भी GDP के अनुमान भारत के लिए लगाया गया है उसको मैंने 12 मई के करंट अफेयर के वीडियो की लास्ट स्लाइड में मैंने पूरी एक लिस्ट दे दी है कि किस फॉरेन एजेंसी ने, किस इंडियन एजेंसी ने भारत के लिए कितना अनुमान लगाया है। हालांकि वो लिस्ट क्या होती है कि वो समय समय पे चेंज होती है, क्योंकि ये एजेंसियां फ्री हैंड होती हैं, ये कभी भी अपने अनुमान को बदल सकती हैं। तो वो लिस्ट हमेशा चेंज होती है, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, मैं लिस्ट जो चेंज होगी उसको यहाँ पे तो बताऊँगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि उस लिस्ट को देखो और सारे जो एजेंसियाँ जैसे फिच, क्रिसिल, पुअर्स, S&P, इन सबको नोट कर लो। फिर एग्ज़ाम में जाते टाइम अगर आप सारे पूरी जितनी एजेंसियां हैं उनकी लिस्ट को आप नेट से खुद भी चेक करके एक बार अपडेट कर सकते हो, और फिर उससे एक क्वेश्चन जो आएगा आपका एग्ज़ाम में वो सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो है यूनाइटेड नेशन की जो अभी लेटेस्ट WESP, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट ने जो अनुमान लगाया है भारत के GDP का 2020-21 में वो है 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये बीजिंग चाइना में है। शंघाई भी चाइना का ही है क्षेत्र और बीजिंग भी चाइना का ही है। बीजिंग चाइना की कैपिटल राजधानी है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है। तो फिर इसका नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये 15 जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई से ही हुई थी, इसीलिए इसका नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख उठा, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। शंघाई भी चाइना में ही है और बीजिंग तो चाइना की राजधानी है ही है। और इंडिया और पाकिस्तान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2017 में इसके सदस्य बने। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भारत और पाकिस्तान 2017 में बने। अभी जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक हुई ये वर्चुअल बैठक थी, ऑनलाइन बैठक थी, जिसकी मेज़बानी रशिया द्वारा की जा रही थी। इसमें हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुल 8 परमानेंट मेंबर हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस सम्मेलन में जो विदेश मंत्रियों द्वारा चर्चा की गई वो कोविड-19 के ही संबंध में सारी चर्चा की गई थी। आइए शुरुआत करते हैं आज के स्टैटिक जी के पार्ट की। पहला क्वेश्चन है, नाकुला पास किस राज्य में स्थित है? देखिए नाकुला और नाथुला ये दोनों ही स्थित हैं आपके सिक्किम में, कंफ्यूज नहीं होना है। नाकुला भी सिक्किम में है और नाथुला भी सिक्किम में है। नाकुला ये नॉर्थ सिक्किम में है, जबकि नाथुला ये आपका ईस्ट सिक्किम में है। और अभी कुछ दिन पहले हुई, 2-3 दिन पहले ही, हाल में ही अभी नाकुला पास पे जो है भारत और चाइना के आर्मी द्वारा कुछ झड़प हुई थी, इसीलिए नाकुला पास न्यूज़ में आया था। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रख दिया कि नाकुला पास कहाँ पे स्थित है, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना भी बन जाती है जब कोई चीज़ न्यूज़ में आ जाती है। तो स्टैटिक जीके से वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है जो लगातार न्यूज़ में बनी रहती है। तो नाकुला
पास पे भारत और चाइना के, दरअसल जो नाथुला पास है ये भारत और चाइना के बॉर्डर पे ही स्थित है। नाथुला पास भी भारत और चाइना के बॉर्डर पे ही स्थित है। नाथुला पास बेसिकली तिब्बत जो है वहाँ पे स्थित है, लेकिन तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा मानता है, इसलिए उसको हम चाइना का हिस्सा बताते हुए नाथुला पास को इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बता देते हैं। अब बेसिकली वो स्थित है तिब्बत पे। तो नाथुला पास ये सिक्किम में स्थित है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है नाथुला पास क्या कहाँ पे स्थित है, ये भी सिक्किम में। ये पास क्या होते हैं, कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है जो दो क्षेत्रों को अलग करता है। कोई बीच में पहाड़ खड़ा हो गया तो दो क्षेत्र अलग हो गए, लेकिन उसी पहाड़ के बीचों बीच से अगर रास्ता बन जाता है तो उसे हम पास बोलते हैं। इसको हिंदी में दर्रा बोलते हैं, यानी नाथुला दर्रा या फिर नाकुला दर्रा दोनों सिक्किम में स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। ये अभी क्वेश्चन में आया था कि जो WHO की एक पहल है सॉलिडेटरी वाली, उसके लिए ICMR ने किसे नियुक्त किया है, ये है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संगठन, ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टैटिक जीके का है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, ये स्थित है मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय स्थित है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। ये थे आज के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। मिलते हैं नए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।